अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश। जहाँ रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरी और आपकी मुलाकात होती है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग टुडे में, और कोशिश तो यही करती हूँ कि प्रोग्राम में कुछ इतना इंटरेस्टिंग हो कि आप जो है उसको इंजॉय भी करें और साथ साथ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन भी मिले और कुछ सीखने को भी मिले। और हम इसमें काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब भी हैं, क्योंकि जब आपका फीडबैक आता है, आपके मोहब्बत भरे मैसेजेस आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं लाइव शो पे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अपनी मोहब्बत, अपना प्यार जो है इस प्रोग्राम के साथ और इस टीवी चैनल के साथ जो है वो बनाए रखिए, क्योंकि हम ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि मॉर्निंग से जो हमारे प्रोग्राम का एक टेम्पो जो है वो स्टार्ट होता है, शाम तक, रात तक वही जो है वो बरकरार रहे। और हमारे सारे प्रोग्राम्स ही जो है वो एक से बढ़कर एक है, और हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी हर सोच को, आपकी हर चीज़ को जो है वो सामने रखते हुए जो है वो हम ये तमाम चीज़ें आपके लिए लेकर आए। खूबसूरत बात से आगाज़ करती हूँ। डेली हमारी जो है वो रूटीन है कि हमने एक अच्छी बात से जो है वो अपने मॉर्निंग शो का जो है वो आगाज़ करना है। तो आज का आगाज़ भी जनाब एक खूबसूरत बात से है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि कामयाब होने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो कामयाब होने के लिए आज मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए आपका स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए आपका तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए आपका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है। कामयाब होने के लिए आपके पास पैसा होना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, ये वो सारी बातें हैं जो हमारे मदार के गिर्द गुजरती हैं, और हम समझते हैं कि एक कामयाब शख्स जो है शायद वो वही हो सकता है जिसके पास ये तमाम चीज़ें हों। लेकिन आप गलत हैं, और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत हैं। मैं बींगा माहिर नफ्सियात, बींगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको ये मशवरा दे रही हूँ, और बहुत अहमियत के साथ ये मशवरा दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस के साथ आप इस बात को जो है वो सुने कि वाकई जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़रूरी नहीं वो कामयाब हों, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं ज़रूरी नहीं वो कामयाब हों, जिनके पास बहुत पैसा है ज़रूरी नहीं कि वो कामयाब हों। आपने देखा है कि जंगल का बादशाह जो है वो शेर है, और शेर के पास ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं। ना वो पढ़ा लिखा है, ना वो स्मार्ट है, ना वो इंटेलिजेंट है, और ना ही जो है वो उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी वो जंगल का बादशाह है। ना ही वो हाथी की तरह जो है वो मोटा है, बड़ा है, ना ही वो ज़राफ़े की तरह जो है वो लंबा है, और ना ही वो फॉक्स की तरह जो है वो चालाक है। लेकिन उसके बावजूद भी ही हैज़ एटीट्यूड। जी हाँ, ये एटीट्यूड है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। लोग अक्सर ये सवाल मुझसे करते हैं, और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जिस इंसान में एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड होगा, ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। इसमें आपकी तालीम काउंट नहीं करती, इसमें आपका जो है वो पैसा काउंट नहीं करता, इसमें आपका जो है वो किसी भी चीज़ को आप जो एलिमेंट्स आप समझते हैं कामयाब होने के लिए, वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जंगल का बादशाह शेर है, और शेर के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है कि आप जो है वो ऐसा एटीट्यूड किसी जानवर के अंदर नहीं देखते। फॉक्स कितनी चालाक है, लोमड़ी को जो है वो चालाक तरीन जो है वो एक जानवर जो है वो समझा जाता है, और वो है भी, लेकिन उसकी चालाकियां बिल्कुल सिफर हो जाती हैं शेर के आगे। एलिफेंट कितना जो है वो ह्यूज एक जानवर है कि वो इतना भारी भरकम है कि उसको देखकर जो है वो लोग खौफजदा भी हो जाते हैं, लेकिन लॉयन के आगे वो कुछ भी नहीं है। एक ज़राफ़ा जिसका कद इतना लंबा है कि जिसे देखने के लिए लोगों को इस तरह ऊपर करके जो है वो नजरें करके देखना पड़ता है, लेकिन लॉयन के आगे वो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो शेर होते हैं उनका एक ख़ास किस्म का एटीट्यूड होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड से लेके आपकी सोच तक का जो एक स्टैंडर्ड और एक एटीट्यूड होता है, वो आपको कामयाब करता है। और यही कामयाबी जो है वो इंसान के साथ सारी ज़िंदगी जो है वो चलती है। अच्छा, एटीट्यूड अच्छे भी होते हैं, एटीट्यूड बुरे भी होते हैं। अब जो बुरे एटीट्यूड के साथ जो है वो लाइफस्टाइल जी रहे होते वो भी लोगों की नज़र में ही हैं, लेकिन बात यह है कि बुरे एटीट्यूड के साथ हम कामयाबी तक जो है वो नहीं पहुंच सकते। एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही आपको जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाता है। वो कहते हैं ना कि वो इंसान ही क्या कि जिसमें ज़र्फ ना हो, और वो किताब ही क्या जिसमें हर्फ ना हो। तो बस ये वही वाली बात है कि इंसान के साथ जो है वो ज़र्फ जुड़ा है और किताब के साथ हर्फ जुड़ा है। इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कामयाबी के साथ एटीट्यूड जुड़ा है, और जिसके अंदर जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वही ज़िंदगी को जो है वो कामयाबी से जो है वो जी सकेगा। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में आपको पता है कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
जी जनाब, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज जो मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ वो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। तमाम चीज़ें डिजिटलाइज की जा रही हैं, तमाम चीज़ों की एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और अब पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों के लिए एक और मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज़ हो चुका है। जी, और ये मोबाइल एप्लीकेशन क्या है इसको मैं आपको जो है वो बताती हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन टैग ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मिनी इंस्टीट्यूशन जो है EMI की हैसियत से काम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SPP से मंजूरी हासिल कर ली है। और कंपनी की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि टैग एक सुपर ऐप है जिससे सार्फिन को मोबाइल वॉलेट और डेट कार्ड्स जो आपके जो डेबिट कार्ड्स हैं उसे हासिल करने की जो है वो सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि सार्फिन इंटरनेट पे लेन देन कर सकेंगे जिसमें बशमूल रकम की मुंतकिली, बिलों की अदायगी, फ़ोन और क्रेडिट कार्ड भी शामिल होंगे। एलामिया में ये भी कहा गया है कि आइंदा चंद माह में टैग तिजारती आगाज से कबल स्टेट बैंक के जवाबित के तहत पायलट ऑपरेशन शुरू कर देगी। और टैग के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो हैं वो तलाल अहमद गोंदल, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आने वाले बरसों में डिजिटल अदायगियों में गैर मामूली इजाफे की तरफ गामजन है और टैग जैसे जदीद ऐप की वजह से डिजिटल अदायगियों से मुल्क की शरह नमू और माली शमूलियत में भी इजाफा जो है वो होता नजर आएगा। तो टैग एक ऐसी एप्लीकेशन जो है वो आ चुकी है पाकिस्तानियों के पास और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव का ये भी कहना है कि हम जदीद तरीन टैग स्टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी टेक्निकी टीम जो है माहिरीन पर मुश्तमिल है जिन्होंने बेहतरीन मसनूआत जो है वो तैयार की हैं। टेक्नोलॉजी के जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें आपको तमाम इस ऐप में जो है वो मिलेंगी और ख़ास तौर पे वो इस उम्मीद का इजहार भी करते हैं, इस यकीन को भी जो है वो सामने लाते हैं कि हम पाकिस्तानी सार्फिन के लिए भी आलमी मियार के मोबाइल बैंकारी और अदायगी की मसनूआत फराहम करेंगे। ये जो टैग एक टेक्निक या ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है पाकिस्तान में, बाहर के ममालिक में जो है वो ये ऑलरेडी जो है वो काम कर रही है। वहाँ लोग जो है वो अपना तमाम काम जो है वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं। वहाँ पे जो है वो आपको बिलों की अदायगी हो, कोई आपको रेंट पे करना हो, किसी चीज़ आपको खरीदनी हो, ईच एंड एवरीथिंग तमाम चीज़ें जो है वो इंटरनेट पे होती हैं। उनकी ऐप्स हैं जिसके ज़रिए जो है वो शॉपिंग करते हैं, जहाँ से वो अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड्स के हवाले से जो है वो नंबर्स लिखते हैं। और फिर अब तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ जो है वो आम हो गई है, लोगों को पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, ऑनलाइन सब तमाम चीज़ें जो है वो हो रही हैं। लेकिन टैग एक ऐसे डिजिटल अदायगियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है कि जिसे पाकिस्तानियों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और वो लोग जो आपकी और मेरी तरह बार बार जो है वो कैश बैग में नहीं रखते, जिनके हमेशा क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स जो है वो चल रहे होते हैं और अक्सर औकात ऐसे होता है कि ओहो हम तो ATM पे नहीं गए तो कैश ही नहीं जो है वो पड़ा हुआ, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैश हो या ना हो, तमाम डिजिटल अदायगियाँ जो है वो आप अपने एक क्लिक पर जो है वो कर सकते हैं। आप अपने डेबिट और क्रेडिट जो भी कार्ड्स हैं उनका जो है वो नंबर्स ऐड करके जो है वो किसी भी चीज़ की अदायगी जहाँ भी बैठे हुए हैं वहीं पर बैठ के हो जाएगी। आपने रेंट पे करना है, बिल पे करना है, आपने जो है वो फ्यूल पे करना है, वट एवर आप कुछ भी पे करना चाहते हैं तो उसकी अदायगी जो है वो आपके एक क्लिक पर है। तो ये टैग एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे बहुत सारे लोगों को, मेरी तरह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा और मेरे जैसे जो सुस्त किस्म के लोग हैं जिन्हें बार बार जो है वो कैश निकालने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो है वो ये बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है। तो देखते हैं कि टैग जो है वो पाकिस्तानी जो है उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और कितने सार्फिन जो है वो इस एप्लीकेशन पे जो है वो आते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से गोंदल साहब जो इसके एग्जीक्यूटिव हैं वो तो ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो जिस तरह बाहर के ममालिक के लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस तरह पाकिस्तानियों को भी इससे जो है वो बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस तरह के डिजिटलाइज काम जो है वो पाकिस्तान में होने चाहिए। आगे आने वाला जो दौर है वो IT का है, इंफॉर्मेशन का है, टेक्नोलॉजी का है, साइंस का है। इसीलिए मेरे प्रोग्राम का आगाज़ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है कि हमारे पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत, जिससे लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि रिपोर्ट्स पे काम चल रहा है, बहुत अंदर की खुफिया खबर है कि रिपोर्ट्स पे काम चल रहा है और आने वाले टाइम में आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ जगहों पे रिपोर्ट्स को काम करते हुए देखेंगे। ऑफिस में भी, जी हाँ, ऑफिस भी जो है वो लोगों को हायर करते हैं ना कि जी फलाना जो है वो ये हायर कर किया, रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई है या कोई और है, अब रिपोर्ट्स हुआ करेंगे। ये जी मैंने अपने प्रोग्राम में जो ऑन एंड ऑन आपको जो है वो बता दिया है। आने वाले 10 सालों में, 7 से 8 सालों में ये चीज़ जो है वो ऑन एंड ऑन हो जाएगी। जिन रिपोर्ट्स पे काम चल रहा है उनमें मेरे कुछ स्टूडेंट्स शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट्स शामिल हैं जो उस रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर और उन्होंने मुझे इसकी सारी प्रेजेंटेशन दी है, पूरी प्रॉपर जो है उन्होंने मुझे दिखाया है। और मैं इंशाल्लाह कभी उनको जो है वो यहाँ इन्वाइट भी करूँगी अपने मॉर्निंग शो में। वो अपने रिपोर्ट्स पर अभी काम चल रहा है, जैसे रिपोर्ट्स कंप्लीट होंगे तो हम उन रिपोर्ट्स को इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। और मैंने उनसे प्रॉमिस लिया है कि मेरे मॉर्निंग शो से वो रिपोर्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे
किसी चैनल से जो है वो रिपोर्ट्स को जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा। पाकिस्तान की सबसे पहले जो वो रिपोर्ट्स है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे, उनको हम इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवाएंगे। यही आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो बड़ी बेस्ट खबर जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की। अब आपको पता है कि मुझे आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी बताना होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं सबसे पहले टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। आपको पता है कि टर्की में ज़लज़ला आया कुछ दिन पहले और वहाँ से मलबे तले जो है वो बहुत सी लाशों को, बहुत से ज़ख्मी लोगों को जो है वो निकाला गया। लेकिन वो मलबा इतना ज़्यादा था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो ज़मीं बोस हो गई कि अक्ल जो है वो दंग रह गई। और आपको मैं एक ऐसी हैरत अंगेज़ जो है वो बात बताने लगी हूँ कि अक्सर औक़ात आपने ऐसा सुना होगा, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने और सुनने में आता है कि इतना ढेरों ढेर मलबा पड़ा हो, वहाँ से लाशें निकाली जा रही हों और वहाँ से 3 साल का कमसिन बच्चा 3 दिन बाद मलबे से जो है वो जिंदा सलामत, बिल्कुल सही सलामत निकाल लिया गया है। उसको खराश तक नहीं आई है, थोड़ी बहुत जो चोटें उसको जो हल्की फुल्की जो है इस बच्ची को जो है वो आई हैं। आप इसकी तस्वीर भी जो है वो देख सकते हैं। और ये जिंदा बच जाना किसी मौजे से जो है वो इसके लिए जो है वो कम नहीं था। और रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 58 आवर्स बाद रेस्क्यू होने वाली बच्ची को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इसका इलाज जारी है। नन्ही बच्ची के जिस्म पे खराशें तो आई हैं, लेकिन खुशकिस्मती से कोई ऐसा जख्म नहीं आया कि बहुत ज्यादा कोई जो है वो इसको प्रॉब्लम हुई हो या तकलीफ हुई हो या बहुत कोई स्वेर किस्म की जो है वो इसे जख्म आया हो। तो 3 साला एलिफ फ्रांसिक की वालदा, भाई और 2 बहनों को भी मज़कूरा इमारत के मलबे से निकाला जा चुका है। और ख्याल रहे कि इससे कबल 14 साला लड़की को भी एक इमारत के मलबे से रेस्क्यू किया गया था। टर्की में 7 इशारिया के ये जलजला जो आया, इसके बाद आफ्टर शॉक का जो सिलसिला होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, वो भी हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और टर्की में जो है वो इमारतें ज़मीन बोस हुई और उसमें बहुत सारे जो बच्चे थे, बूढ़े जवान जो अपनी ज़िंदगियों से जो है हाथ धो बैठे। उसमें इस बच्ची का इस खौफनाक जलजले में जिस तरह इसके साथ हुआ और इसका इस तरह से बच जाना किसी मुआवजे से कम नहीं था। और ये बच्ची जो है वो अब जिंदा सलामत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो मौजूद है। और जहाँ दर्जनों सड़कों पर जो है वो दरारें पड़ गई, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीं बोस हो गई, जहाँ पे मलबे तले लोग जिंदा नहीं बच सके, वहाँ पे इसको और इसकी फैमिली को सेफली निकाल लिया गया है। और ये बात किसी मौजे से कम नहीं है, क्योंकि इंसान की अकल दंग रह जाती है उस वक्त कि जब इस तरह से कोई भी शख्स जो है वो इतने ज़्यादा मलबे से, अब उसकी ज़िंदगी थी, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी थी, वरना सब लोग तो जो है वो इसी मलबे के तले जो है वो दबकर इस दुनिया से चले गए, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई थी। लेकिन इस बच्ची की ज़िंदगी जो है वो इसको एक नई ज़िंदगी मिली है। और इस तरह मौत को इतने करीब से देख के दोबारा ज़िंदगी का आगाज़ करना, ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि शायद जब ये बच्ची बड़ी होगी और अपने मुंह से ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो लोगों को सुनाएगी तो लोग शायद इस बात पर जो है वो यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे, तमाम टीवी चैनल्स पे इसको जो है वो वायरल हुई है और ख़ास तौर पे जो है वो बताया गया है कि वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये वही वाला हिसाब है कि जिसे अल्लाह ने जो है वो रख लिया है, जिसे प्रॉपर सेव कर लिया है, उसको फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये बच्ची सेफली जो है वो निकाल ली गई है। और आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर जो है वो आपने इसके हवाले से बताना है। इसी के साथ हमने बढ़ना है नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि जो है लेकिन हमारा हेल्थ का सेगमेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके हवाले से बात बता दूँ कि लोगों को आजकल बड़ा क्रेज़ है कि हमने जनाब गोरे होना है। तो अब ये वो सारे लोग जो गोरे होना चाहते हैं ना, आज का सेगमेंट सिर्फ उनके नाम है। तो सबसे पहले चलते हैं टुडे हेल्थ की तरफ। जी जनाब, तो गोरा होना कौन कौन चाहता है? क्या लड़के क्या लड़कियां, सबको गोरा रंग जो है वो बहुत पसंद है और लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह गोरे हो जाए। लड़कियों से ज़्यादा आजकल लड़के ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि हमारा रंग जो है वो गोरा होना चाहिए। लड़कियों का ज़रा सा रंग जो है वो डल हो जाए तो वो परेशानी में आ जाती हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं।
घरेलू टोटकों से, घर की चीज़ों से, इन सब्जियों से, इन फ्रूट से ही आप अपना रंग गोरा कर सकते हैं। आपको वो गोरा करने वाले इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो वो बहुत ट्रेंड चल रहा है ना कि जिसको गोरा होना है वो इंजेक्शन लगा ले, गोरा हो जाएगा। ये सारे झंझटों से जो है वो निजात मिल जाएगी। लेकिन जो रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ ही रहेंगी। जो आपके घरेलू टोटके हैं जिनसे आप जो है वो अपने रंग को गोरा कर सकते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जनाब मैं आपको बता देती हूँ, छोटे छोटे जो है वो टोटके भी जो है वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, और ख़ासतौर पे हेल्थ सेगमेंट में तो लाजमी। तो आज के जो मैं आपको बता रही हूँ, टिप्स बता रही हूँ, वो ज़रा नोट कर लें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लें कि किसी बर्तन में आलू का रस निकाल लें और इसको अपने चेहरे पे ऐसे लगाएं जैसे आप ब्लीच करती हैं, और फिर 15 मिनट बाद आधा घंटा तक इसको जो है वो आलू का ये जो रस आपने निकाला है, जूस निकाला है, इसको चेहरे पर जो है वो लगा रहने दें। फिर उसके बाद जो है वो आप धो लें। साबुन आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, तकरीबन रोज़ाना ऐसे ही अमल करना है। और चंद दिन आप जब ये रेगुलर जो है वो ये करेंगी तो आपका चेहरा जो है वो वाइट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे और छाइयाँ हैं तो भी आप जो है वो ये यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमारी क्रीम्स में और रंग गोरा करने वाली जितनी क्रीम्स मिलती हैं या छाइयाँ दूर करने वाली, इनमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन एक डिफरेंट वे से, डिफरेंट अंदाज से। उसमें हमारी सब्जियां भी इस्तेमाल होती हैं, फ्रूट्स भी इस्तेमाल होते हैं। आप बहुत सी क्रीम्स देखते हैं जो कि आपको जो पपाया क्रीम मिल जाएगी, आपको जो है वो टमाटो क्रीम मिल जाएगी कि स्किन को जो है वो ग्लो करने के लिए जो है फ्रूट्स क्रीम्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह वेज क्रीम भी अवेलेबल है, यानी वेजिटेबल से बनी हुई वो क्रीम्स जो आपके फेस को गोरा करती हैं। लेकिन आप उन क्रीम्स की तरफ जाने से पहले जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाइए कि जिससे वो चीज़ बनी है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर दूसरी चीज़ आपके घर में मौजूद है टमाटर, जैसे कि मैं टमाटो की बात कर रही हूँ, टमाटर इतना बेस्ट है। अगर आप वैसे स्लाइसेस काट के टमाटर को जो है नमक के साथ हल्का सा जो है वो डेली इस्तेमाल में ले आए ना, तो आपका फेस ये जो टमाटर की तरह जो है ना वो पिंक पिंक जो है वो गाल हो जाएंगे। ये पक्की बात है। टमाटर खाने चाहिए, टमाटर जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप इसको जो है वो करना चाहती हैं रंग गोरा, तो फिर आपने क्या करना है कि अपने चेहरे पर जो है वो इसका जो पेस्ट है उसको आप लेप कर लें। और चेहरे की रंगत निखारने में ये अहम किरदार अदा करता है। मार्केट में इसके साथ बनी हुई बहुत सी क्रीम्स अवेलेबल है। तो टमाटर से बना हुआ जो इसका पेस्ट है, जो रियल पेस्ट है, आपने उसको थोड़ा सा मैश कर लेना है, उसकी क्रीम टाइप जो है वो बना लेनी है और उसको अपने फेस पर जो है वो मास्क की तरह लगा लेना है। इसको बिल्कुल रब नहीं करना, आपने लगा लेना है। और उसके बाद आप 15 से 20 मिनट बाद जो अपना फेस जो है वो धो लें। साबुन यूज़ नहीं करना, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना। तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो इसको जो है वो आपने बाद यूज़ कर सकती हैं। तो आप ये लगाइए और आप जो है वो आपका रंग गोरा हो जाएगा। इसके अलावा लीमू हर घर में मौजूद होता है। शहद, सर्दियाँ आ रही हैं, हर घर में जो है वो हनी भी जो है वो मौजूद होगा। आपने क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी मिकदार लेके जितना आपके फेस पे पूरा आ जाए, आपने एक पैक बना लेना है। लेमन जो है वो हाफ आपने कट कर लेना है और पूरा लेमन जो है वो आपने उसमें 2 से 3-4 ड्रॉप्स जो है वो निचोड़ लेने हैं। और साथ ही आपने उसमें जो है वो शहद ऐड कर लेना है। आपने उस दोनों का अच्छी तरीके से जो मिक्सचर बना रहे हैं, सर्दियों के वाले से मैं आपको बहुत बेस्ट टिप्स दे रही हूँ। यकीन करें आपका रंग भी गोरा रहेगा। और सर्दियों में अक्सर लोगों का कलर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। हाथ पाँव जो है वो हाथों का कलर कुछ और, फेस का कलर कुछ और हो जाता है। तो इसलिए आप जो है कोशिश करें कि इसमें शहद और नींबू मिक्स करके आपने इसका पेस्ट बना के जो है वो इसको लेप करना है। और अगर आपको आपकी जिल्द जो है वो चिकनी है, मीन्स कि आपकी ऑयली स्किन है, तो आप उसमें खीरा भी ऐड कर सकती हैं। फिर आप खीरे का रस जो है वो अलग से लेके, कल मैंने आपको खीरे के फ़वाइद भी बताए थे कि अगर आप स्मार्ट होना चाहती हैं तो आप जो है वो रेगुलरिटी से जो है वो खीरा यूज़ करना शुरू कर दें। स्किन के लिए बहुत अच्छा है कोकम्बर, तो आप उसका रस जो है वो स्किन पर भी लगा सकती हैं। फिर अगर आपके चिकन पॉक्स निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, दाग बन जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कोकोनट का पानी लेकर इससे चेहरा साफ करना है। डेली कोकोनट वाटर लेना है और कोकोनट वाटर से जो है वो आपने फेस धोना है। कोकोनट वाटर से आपने जो है वो उसकी क्लिनजिंग करनी है। आपका चेहरा चांद की तरह चमकदार हो जाएगा। मतलब चांद में तो फिर भी दाग है ना, उस आपके चेहरे पे दाग ही नहीं रहेंगे, बिल्कुल वाइट एंड क्लियर हो जाएगा। और 1 चम्मच जो है वो दूध में लेमन का जूस, बादाम का ऑयल लेकर जो है वो आपने इसमें मिक्स कर लेना है और चेहरे पर आपने लगाना है। 15 मिनट तक आप ये लगाए रखें तो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट जो है वो आपको ये टिप है कि मेरी तरफ से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टिप्स है। गोरे हो जाएं, फुल टाइम गोरे हो जाएं, लड़के भी और लड़कियां भी आज से शुरू कर दें। और आप ये देखिए, पता लगे कि लाहौर में कोई काला बंदा ही नहीं है, पाकिस्तान में जो है कोई काला ही नहीं रहा है, सारे ही गोरे हो गए हैं। जहाँ जहाँ तक प्रोग्राम देखा जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर भी जिन लोगों ने अपने रंग गोरे करने हैं वो भी ये टिप्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले सकते हैं। आज की हेल्थ टिप में आपकी स्किन से रिलेटेड जो टिप मैंने आपको दी है रंग गोरा करने के लिए, ज़रूर मुझे बताइएगा यूज़ करके कि आपको इससे जो है वो कितना फ़ायदा हुआ है। और क्रीम्स को छोड़ दें, क्रीम्स का ज़माना चला गया है। अब आप जो है वो नेचुरल हब्स की तरफ आ जाएँ, नेचुरल चीज़ों की तरफ आ जाएँ, नेचुरलिटी की तरफ आ जाएँ, ताकि आपकी स्किन भी जो है वो
बेबी स्किन में जो है वो कंसीडर हो और आप जो है वो अपनी स्किन को इसी तरह हमेशा जो है वो ग्लो रखें। इसी के साथ आपको पता है कि ये इतनी सारी टिप्स होती हैं, बेसिकली हम सारी टिप्स तो नहीं मैं इस टाइम जो है वो आपको दे सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आज की ये जो टिप्स हैं ये आपके लिए जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो कंसीडर जो है वो की जा रही हैं कि प्रॉपर तरीके से हम आपको जो है वो ये टिप्स जो है वो देते रहें और स्पेशली जो है वो आपको बताते रहें। स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर लें तो जनाब अब हमारा स्पोर्ट्स का सेगमेंट है और टुडे स्पोर्ट्स में आज जो है वो हम आपको बताते हैं कि सामुल हक का पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरअमन एहतजाज करने का ऐलान। गुस्ताखाना खाके जो सामने आए जिस पर पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको जो तकलीफ और जो अजियत पहुंची उसके हवाले से सामुल हक का पेरिस में मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट पर पुरअमन एहतजाज करने का ऐलान सामने आया है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के मामले पे अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए पेरिस मास्टर्स गेम्स में वाइट हैंड पहनने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी मैं वाइट बैंड पहनकर जो है वो इसको जो है वो प्रोटेस्ट करूंगा प्रॉपर तरीके से। और ट्विटर पे जारी अपने वीडियो पैगाम में भी उन्होंने मुसलमानों समेत दुनिया भर के खिलाड़ियों पर जोर दिया है कि वो भी वाइट बैंड पहनकर अपना एहतजाज इनके खिलाफ रिकॉर्ड कराएं जो दूसरों के मजहब, सकाफत या अकायद का एहतराम नहीं करते। उन्होंने कहा कि वाइट बैंड पहनकर हम यकजहती और मजहबी रवादारी का मुजाहरा करेंगे। असामुल हक ने कहा कि मैंने बतौर खिलाड़ी सीखा है कि हमेशा हर किसी के मजहब, सकाफत और अकायद का एहतराम करें। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि किसी के मजहब और अकायद की तौहीन जो है वो की जाए। इसी वजह से जो है वो गुस्ताखाना खाके सामुल हक का पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरअमन एहतजाज जो है वो सामने आया है। तो ये तो थी हमारी आज की टुडे स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ जो है वो खबर जो मैंने आपको जो है वो दी और आपको जो है वो बताया कि किस तरह सामुल हक जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ हम जो है वो टुडे शोबिस की तरफ चलते हैं। शोबिस के हवाले से भी हमारे पास जो है वो एक जो है वो खबर है, तो हम उस हवाले से भी जो है वो थोड़ा सा आपको बताते हैं लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। जैसे कि हमने जो है वो आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की, बहुत सारी बातें आपको बताई, इंटरेस्टिंग भी स्टोरीज जो हैं वो आपके साथ जो है वो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से भी आपके साथ जो है वो शेयरिंग की। लेकिन अब क्योंकि वक्त है कुछ टॉपिक डिस्कस करने का और कुछ बताने का। आपको पता है कि अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं, ट्रंप और जो बाइडन जो है वो दोनों फरीकैन में जो है वो आंकड़ा टाकरा हो रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरीके से जो है वो कौन जो है वो जीता है। अभी तक जो है वो जो बाइडन जो है वो ऑल इन ऑल है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत खास बात, सब टीवी चैनल जो है वो ये दिखा रहे हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन आपको एक बड़ी खास बात यहाँ बताने जा रही हूँ कि अमरीकी इंतखाबात में जो है वो खास तौर पर उम्मीदवारों की जो अहलिया होती हैं वो वोटर्स की तवज्जो का बड़ा मरकज होती हैं और उन पर बड़ा जो है वो वोटर्स का फोकस होता है। जैसे कि मिलानिया ट्रंप जो है वो हमेशा से ही वोटर्स की तवज्जो का जो है वो मरकज बनी रही हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत भी हैं, गुड लुकिंग है कि वैसे ही देखने वाली आंख जो है वो जरा ठहर जाती है उनके ऊपर। तो इस वजह से भी जो है वो वोटर्स जो है वो पिछली दफा जो ट्रंप को वोट मिल गए थे ना, वो खास तौर पे मिलानिया ट्रंप की वजह से भी जो है वो कुछ उनकी खूबसूरती की वजह से भी उनको जो है वो वोट मिल गए थे। और आप देखें कि जहां जगह जगह पर जब भी जाते हैं तो वो अपनी अहलिया के साथ ही जाते हैं। जो भी उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनकी अहलिया जो है वो साथ होती हैं और लोगों की तवज्जो का मरकज भी होती हैं। और खास तौर पर ये चीज़ जो है वो देखने में आई है, अगर आप साइकोलॉजिकली तौर पर जो है वो इस चीज़ को देखें या परखें तो अमेरिका में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है कि जो भी उम्मीदवार की अहलिया होती है उसकी वजह से भी जो है वो उम्मीदवार को जो है वो बहुत से वोट जो है वो मिलते हैं, क्योंकि लोगों की तवज्जो का मरकज़ जो है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है। हमेशा से ये होता आता है कि ख़वातीन को ज़रा ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस इसलिए भी मिलती है कि वो खूबसूरत लगती हैं या उनकी जो है पर्सनैलिटी के भी उनको जो है वो थोड़े से ज़्यादा जो है वो नंबर जो है वो दे दिए जाते हैं। तो मिलानिया ट्रंप जो है वो वोटर्स की तवज्जो का मरकज़ जो है बनी रही, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें हुई ट्रंप के हवाले से कि अक्सर सोशल मीडिया पे देखने में आया कि ट्रंप मिलानिया का हाथ पकड़ रहे हैं या उनको जो है वो अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलानिया हमेशा उनसे नाराज़ नजर आई। जिस तरह के अमरीकी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे शहर हैं कि जिनके लोग जो हैं वो भी ट्रंप से जो है वो नाराज़ नजर आए। बल्कि ट्रंप से तो पूरी दुनिया ही जो है वो खौफजदा नजर आई, क्योंकि उनके हवाले से ये बातें भी जो है ऑन एंड ऑन आती रही कि वो साइकोलॉजिकली तौर पर भी प्रॉपर तरीके से जो है वो लेके चलने के काबिल जो है वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने बड़े
इजीली जो है वो अपने आप को डिफेंस भी किया। बट मिलानिया और उनकी बहन के ट्रंप के हवाले से बहुत सारे बयान भी सामने आए जो मैंने अपने प्रोग्राम में आपको जो है वो बताए भी, दिखाए भी और सुनवाए भी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अमेरिकी इंतखाबात में मिलानिया ट्रंप ही वोटर्स की तवज्जो का मरकज जो है वो हमेशा से रही हैं और इस दफा भी हैं। और अगर ट्रंप को जो है वो कुछ वोट मिलेंगे भी तो वे भी मिलानिया के हवाले से जो है वो तवज्जो का मरकज बने रहने की वजह से जो है वो मिलते रहेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो है वो ट्रंप या जो बाइडन, सवालिया निशान कि इस वक्त जो है वो कौन जो है वो आएगा। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि जैसे ही जो है वो अमरीकी जो सदर है या अमरीकी एक पर्सनालिटी जो है, जब भी वो सदर जो है वो आते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है इन सारी चीज़ों में। तो इस वजह से मैंने आज के लिए जो है वो स्पेशली हम जो है वो अब देखेंगे जो बाइडन के तो वोट ज़्यादा हैं और उनके जीतने के मौके भी ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि अब जो है वो आगे जो है वो क्या होता है। इसी के साथ क्योंकि हमें और मज़ीद जो है वो टॉपिक को डिस्कस करना है, मज़ीद बातें भी जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करनी है और आपको बताना है कि किस तरह से क्या हालात और सिलसिले हो रहे हैं। ये तो कुछ अमरीका के हवाले से, उनकी अहलिया के हवाले से हमने आपको जो है वो बताया, लेकिन अभी मैं आपको जो एक ख़ास बात आपके साथ और एक खास टॉपिक जो शेयर करने लगी हूँ वो पाकिस्तान के हवाले से है। अब क्या हो रहा है जनाब, लाहौर में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ये वारदातें बढ़ चुकी हैं। डकैती की वारदातों के हवाले से जो है वो बड़े मामला जो है वो ख़राब नज़र आ रहे हैं। बैंक से पैसे निकलवाने वाले होशियार हो जाएं क्योंकि जैसे ही आप बैंक से पैसे निकलवा कर जो है वो निकलते हैं वैसे ही जो है वो आपकी ताक लगाए कुछ लोग जो है वो वहीं इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं और उन्हें पता होता है कि ये शख्स जो बैंक से निकला है इसके पास लाजमी तौर पर कोई ना कोई रकम जो है वो ज़रूर मौजूद होगी। ऐसा 2-3 शहरियों के साथ जो है वो हो चुका है और ये मॉडल टाउन के इलाके में जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आई है। वहाँ के एक रिहायशी जो बैंक से पैसे निकलवा के जो है वो निकल रहे थे 50 लाख रुपया, और उनको जो है वो रास्ते में जो है वो उनके घर तक जो है वो डाकुओं ने जो है वो पीछा किया और उनके घर में आकर जो है वो ये डकैती हुई और डकैती की वारदात जो है वो इस तरीके से जो है वो की गई। बहरहाल बाद में सीसीटीवी फुटेज की जो है वो मदद से जो है वो लोगों को पकड़ भी लिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इसी तरह का एक जो है वो गार्डन टाउन और दूसरे इलाके जो इर्द गिर्द के हैं वहाँ के शहरियों के साथ भी इस तरह की जो है वो वारदातें जो है वो काफ़ी जो है वो हो चुकी हैं। इस वजह से आप बैंक से जब भी पैसे निकलवाते हुए निकले तो बहुत केयरफुल होकर जो है वो निकलें। आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा बंदा जो है वो जरूर मौजूद है जो आपको जो है वो रैकी कर रहा है। तो ये खास तौर पे इन तमाम चीज़ों में लाहौर में खास तौर पे डकैती की वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। इसलिए जो है वो अपने पैसों को बड़ा आप संभाल के रखें और अगर आप कैश लेके निकलते भी अव्वल तो कोशिश करेंगे आप ऑनलाइन, जैसे डिजिटल बैंकिंग आज जो मैंने आपको जो है सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताया कि एक ऐप जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है और उस हवाले से जो है वो बड़ा एक लोगों के लिए जो है वो ईजी हो गया है कि आपने जो भी आपने पेमेंट्स करनी है वो उसके ऐप के जरिए कीजिए। आपको कैश रखने की अपने पास जो है वो ज़रूरत ही नहीं है। तो जब तक ये डिजिटलाइज नहीं कर दिया जाएगा तमाम चीज़ों को तब तक जो है वो ये तमाम डकैती की वारदातों में जो है वो कमी वाक़या नहीं होगी। इसके अलावा आपको बताएं 50 लाख तो चले एक डाकू एक शहरी से जो है वो लूट के जो है वो डाकू ले गए। इसके अलावा बहुत से लाखों रुपए जो है वो मजीद भी वारदातें जो है वो सामने आई हैं जिनमें लाहौर के बहुत से एरियाज जो है वो शामिल हैं और मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, इसके अलावा जो है वो इकबाल टाउन, इस तरह के एरियाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा डकैती की वारदातें देखने में आई हैं। तो शहरी जो है वो अपने आप को ज़रा सेफली तौर पर जो है वो देखें। इसके अलावा हम देखते हैं कि आए दिन एहतजाज होते हैं, एहतजाजी मुजाहरे होते हैं और लोगों के साथ नारवा सलूक भी पुलिस का जो है वो सामने आता है। इस पर हम स्पेशली बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट जो है वो इस वक्त मौजूद है। आप तमाम लोग उनके कॉलम्स पढ़ते हैं, आप उन्हें जानते हैं। जब उनका कलम उठता है तो वो बड़ी हकीकी और सच्ची बात लिखते हैं। मेरे प्रोग्राम में बहुत दफ़ा जो है वो शिरकत कर चुके हैं ऑन कॉल। आज मैंने उनको स्टूडियो में दावत दी है। हमारे मेहमान हैं, एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो है वो बड़े अखबार के कॉलमिस्ट भी हैं और इसी के साथ जो है वो आज हम उनसे 2-3 ऐसे हमारे अहम टॉपिक्स हैं जिन पर डिस्कशन भी करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मियाँ हबीब साहब, तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू जी। सर, ये तो सारी चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तानी भी जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो उसमें बहुत कॉन्शियस हैं कि जी वहाँ पे सदर कौन बनेगा क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो तौहीन रिसालत के हवाले से जो है वो चीज़ें सामने आई और फिर उसी हवाले से जो है वो मुसलमानों में गम और गुस्से का इजहार किया गया। फिर आए दिन हम देखते हैं कि लाहौर एहतजाज का गढ़ बन गया है। कभी किसान सड़कों पर होते हैं, कभी टीचर सड़कों पर होते हैं, कभी जो है वो आप ताजिर को सड़कों पे देख लें। इनके मुतालबात हैं कि जो है वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहे। आपका तो कलम हर वक्त इनके साथ और आपने इस पे कॉलम्स भी लिखे हैं। आप बताइए कि ये सब चीज़ें जो है वो कैसे सेटल डाउन? अच्छा, 2 चीज़ें आपने एक सवाल में पूछनी, एक तो अमेरिका का इलेक्शन और दूसरा लाहौर में इख्तिजाज और पाकिस्तान के मामला।
पहले तो हम अमेरिका को डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है अमेरिका का इलेक्शन। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये नहीं कि वहाँ वो एक सुपर पावर है और वहाँ के दो बूढ़े जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। असल वजह उसकी ये है कि वो पूरी दुनिया पे अपना इन्फ्लुएंस रखता है जी, बिल्कुल। और उसी वजह से चूंकि वो किसी ना किसी तरीके से हर जगह पर असरअंदाजी है उसकी, तो लोग जो है ना उससे मुतासर होते हैं। तो अक्सर दुनिया में अमेरिकी इलेक्शन के जो है ना वो असरात मुरतब होते हैं और पाकिस्तान पर तो उनका एक ख़ास किस्म का इन्फ्लुएंस है और यहाँ के मामलात में उनका अमल दखल बहुत ज़्यादा है, रहा भी है और है भी है। तो इस वजह से पाकिस्तान पर अमेरिकी इलेक्शन के बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं। तो इस वक्त जो है चूँकि वहाँ का मामला ऐसा है कि दो तरह के वहाँ पोलिंग होती है, एक बराह रास्त पोलिंग है जिसे पॉपुलर वोट कहा जाता है और एक इलेक्ट्रोल कॉलेज है उनका, मखसूस वोट है। अच्छा, अब बड़ा ये गोरख धंधा है। पिछली दफ़ा हमने देखा कि हिलरी जो है वो पॉपुलर वोट ज़्यादा ले गई, लेकिन ट्रंप ने कोई ऐसा जादू चलाया, वो अब भी जादू चला रहे हैं कोई, अब भी जो है वो खबरें उड़ती उड़ती वहाँ से आ रही हैं। वो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने पोलिंग का जो है ना वो धांधली शुरू कर दी है। अच्छा, इससे पहले ना पिछले इलेक्शन से कबल कभी भी अमेरिका पर इस तरह की उंगलियां नहीं उठी थी उनके इलेक्शन पर, लेकिन पिछली दफ़ा से जो है ना ये मुतनाज़ा हो चुके हैं और ये इंतहा है तनाज़ात की, और ये जाहिर करता है कि अमेरिका का माशरा जो है ना वो टूट फूट का शिकार है। एक तो ट्रंप खुद बड़े इंतहा पसंद है और उनकी वजह से उनके सारे टेनोर में जो है उनके माशरे में टूट फूट रही है। हबीब साहब, आप ये इस बात को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि अगर किसी भी लीडर जो कि प्रेजेंट लीडर हो और उसके हवाले से जो है वो उसके अपने रिश्तेदार ही कुछ इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हो, तो उस पे भी वोटर्स पे बड़ा असर पड़ता है? अच्छा, नहीं, अब वोटर पे असर पड़ता है, लेकिन वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ जो होता है ना इंतहा पसंद, वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो दुरुस्त है, वो ठीक है। अच्छा, वो जो एक दरमियानी रास्ता होता है एक दूसरे की बात बर्दाश्त का, अमेरिका के माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ रही है। अच्छा, वो जिसकी वजह से उस माशरे को लोग इसको किसी और तरह से देखते होंगे, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि वहाँ बहुत हद तक जो है अमेरिका अब जो ताकत का एक बहुत बड़ा मंबा समझा जाता है दुनिया पर, उसका असर और सूख था, वो उसके हाथ से निकलती जा रही है। तो और उसके अंदर माशरे में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद से तो जो अमेरिका के बारे में जो लोग सोचते थे या एक लोगों का जो एक स्टैंडर्ड या एक माइंड डेवलप था, उसने बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रैटेजिकली जो है वो उसको नहीं डील किया गया, वो टूट गया। चूंकि वो एक सुपर पावर थी, तो उसका जो भी सरबरा होते हैं ना, उसको अखलाकी तौर पर, उसको नफ्सियाती तौर पर उसको ऐसा ट्रीट करना चाहिए जिस तरह वो पूरी दुनिया का एक हुक्मरान है। अच्छा, अब ये ऐसे लगता है जैसे ना दो बदमाश हैं, और खास करके ट्रंप साहब तो ऐसे लगता है जैसे वो यहाँ माजे गामे साजे हैं ना, वो वहाँ का माजा गामा साजा। तो वो उस वजह से जो है ना दुनिया पे जो एक उसका इमेज था ना अमेरिका का, वो टूट गया। उसको बहुत ज्यादा डैमेज किया है ट्रंप ने। अच्छा, अब देखें कि हम पे जो खारजा सतह पर जो जिस किस्म के असरात मुरतब होने हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन मुझे ये अमेरिका के इंतखाबात से एक बेहतरी नजर आती है पाकिस्तान के लिए, वो ये कि यहाँ जो है ना डॉलर अब पूरी दुनिया में खैर उसकी बुकत कम होती जा रही है, और पाकिस्तान में कई माह के बाद 160 से कम हुआ है डॉलर। तो अमेरिकी इंतखाबात का फौरी तौर पर हम पे तो ये असर हुआ है। और अब देखना ये है कि चूंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी उम्मीदवार वहां का जो है ये इलेक्शन के रिजल्ट कबूल कर लेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब देखना है कि ये लड़ाई कहाँ जाके खत्म होती है और फिर इसके उनकी सियासत पर क्या कहता है। आप एनालिस्ट हैं, आप इसको ज्यादा तो और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं, ये आपने सवाल उठा दिया है कि अभी तो ये देखना है कि पता नहीं ये एक्सेप्ट भी करते हैं जो रिजल्ट आता है या नहीं आता। बिल फर्ज अगर जो बाइडन आ जाते हैं तो ट्रंप के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप आ जाते हैं तो जो बाइडन तो ऑलरेडी जो है वो इस टाइम लीडिंग पोजीशन पर है। तो ये सारी चीजें बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन सी बनी हुई है। देखिए, बात चीजें जो है ना, बात चीजें ना कुदरत की तरफ से होती हैं, तो उनके माशरे का जवाल जो है ना वो ऐसे लग रहा है कि वो शुरू हो चुका है। अब देखें, दोनों ने कबूल नहीं करना इलेक्शन का रिजल्ट,
ना जो बाइडेन ने करना है और ना ट्रंप ने करना ट्रंप ने करना है। तो उसके बाद लड़ाई बढ़ेगी, कानूनी लड़ाई होगी, फिर उनकी अदालतें दरमियान में आएंगी। पिछली दफा भी फैसला अदालत ने किया था, ठीक है। उससे जो है वो इंतशार की फजा एक पैदा हो जाएगी उस माशरे में, तो आखिरकार उसका नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि वो उसकी वजह से और ज्यादा वो जवाल में चले जाएंगे, पस्ती में चले जाएंगे। अच्छा, वैसे 1400 साल पहले तो ये इंडिकेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, हमारे कुरान पाक भी इस चीज़ की तस्दीक करता है, और शायद ये जो आज इस्लामोफोबिया फैल चुका है वो भी इसी वजह से कि उन्होंने शायद इसको जो है वो तर्जुमे से पढ़ लिया। उन्हें पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मुस्लिम जो है वो पावर करेंगे और ये जो उनकी पावर है ये टूटेगी। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है जिसको समझना अच्छा, जो है वो आसान जो है वो नहीं है। मेरा जो एनालिसिस है, मेरी पेशीन गोई नहीं, चूंकि मैं नजूमी नहीं हूँ, लेकिन सियासी तौर पर मैं जो देख रहा हूँ ना दुनिया के हालात जो जिस तरह जा रहे हैं, अब जो है ना रशिया और चाइना, खास करके चाइना वो डोमिनेट कर जाएगा, और फिर उसके बाद शायद फिर मुसलमानों की बारी है। चूंकि अमेरिका ने और यूरोप ने, अमेरिका ने खास करके यूरोप को साथ मिला के मुसलमानों को दबाने की कोशिश की, और पिछले ये 50 साल से जो है ना मुसलमानों को ऐसा टारगेट किया हुआ था, और फिर ये दहशतगर्दी की सारी लड़ाई को आप ऑब्जर्व कर लें, उनका फोकस मुस्लिम थे। सही। और ये जो इस्लामोफोबिया दुनिया पर एक इंतशार की सूरत में सामने आ रहा है, इसकी भी बुनियादी वजह यह है कि वो अपने तौर पर इस्लाम को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये पता नहीं कि ये आप जितना करेंगे लोगों के, मुसलमानों के जज्बात उतने ही उभरेंगे। अब आप देख लें कि फ्रांस को इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं, उनकी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, और अगर इस्लामी ममालिक ने थोड़ी सी हिम्मत की और उसका बाइकाट कर दिया और मुकम्मल अगर कर दिया तो फिर बिल्कुल ही मर जाएगा। बिल्कुल तो वो इसी तरीके से दूसरे ऐसे ही तो सबक मिलेगा ना, ऐसे ही तो ये लोग बाज आएंगे, वरना तो ये हमेशा से जो है वो कभी डेनमार्क से ये चीजें निकलती हैं, कभी कहीं से निकलती हैं, तो ये तो मतलब इन्होंने ट्रेंड बना लिया है, और ये हमारे बार बार जो है वो इस तरह से जो है वो चीजें करना। और किसी हमारे मजहब ने जो है वो हमें ये सिखाया कि किसी के मजहब के बारे में भी, किसी के खुदा के बारे में भी कोई बात ना करो, कि वो उठकर तुम्हारे बारे में कोई बात ना करे। तो मतलब अगर हमें ये इंडिकेशंस मिलती हैं, तो दूसरे जब हमारे मजहब के बारे में, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसी बातें करेंगे, तो जाहिर है कि मुसलमान इनका बाइकआउट करेंगे। ये तो मतलब सिंपल सी बात है। देखिए, ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि हम हर चीज़, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो वो ये दुनिया को इससे सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, बजाय ये कि आप इस इंतशार को मज़ीद बढ़ाएं। उनको चाहिए, देखें कि इंसाफ पर मबनी जो भी फैसले होते हैं ना, वो उनसे अच्छाई निकलती है, और जो आप जो है नेगेटिव सोच कर किसी को डैमेज करने के लिए फैसले करते हैं, उसके हमेशा बुरे असरात मरतब होते हैं। हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे कि अंदर जो है वो कोई ऐसा आए जो मुसलमानों की जो है वो इज्जत और उनकी तकरीम को जो है इंसान की फलाह के लिए जी निकले। देखें, हमेशा जो बड़ी ताकतें होती है ना, घर का सरबराह जो होता है ना, वो सारे घर का सोचता है। तो अगर अल्लाह ताला ने अमेरिका को ये इज्जत दी थी कि वो सुपर पावर था, तो उसकी क़यादत को पूरी दुनिया का सोचना चाहिए फिर, ठीक है। और अगर वो ये सोचेंगे तो सरवाइव करेंगे, और अगर वो नहीं सोचेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, और फिर उनका कंपटीटर आ रहा है, फिर वो सोचेगा। और मैं बताऊं क्यों दुनिया जो है वो चीन की तरफ राग़ब हो रही है। अमेरिका की आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लें, उन्होंने दुनिया पर बज़ोर ताकत तसल्लुत कायम किया, लोगों को मजबूर किया और उनकी मजबूरियों से फायदे उठाए। चीन की पॉलिसी ऐसी जबरदस्त है कि उसने पूरी दुनिया को अपना पार्टनर बनाया और बिजनेस पार्टनर बनाया, खुद भी फायदा उठाता है वो, और अपने पार्टनर को भी फायदा पहुंचाता है। और वो उसका जो आइंदा का 50 साल का जो प्लान है ना चीन का, वो यही है, वो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को अपना बिजनेस पार्टनर बना लूं। ये वन रोड वन बेल्ट जो है, ये इसी मंसूबा का थीम है कि वो चाहता है कि सारी दुनिया मिलकर जो है वो बल्कि दावत देता है कि आओ सारे लोग मिलकर जो है हम तजारत करते हैं, आप भी खुश
जो है वो मिल जाते हैं। साथ ही अभी ज़रा क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि अगर जो बाइडन आ जाते हैं तो ट्रंप के लिए एक्सेप्ट करना, और ट्रंप आ जाते हैं तो जो बाइडन के लिए एक्सेप्ट करना, दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसका जो है वो सिनेरियो क्या निकलेगा, सिचुएशन क्या होगी, ये तो आने वाला टाइम ही जो है वो इसको क्लियर कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि हम जो है वो लाहौर के धरनों की भी बात कर रहे हैं, लाहौर एक ऐसा सिटी है, एक ऐसा बड़ा शहर है कि पूरे छोटे छोटे शहरों से आकर लोग जो है वो यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ जॉब्स करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, जिसका दिल चाहता है वो उठकर जो है वो लाहौर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा पैसे कमाने के जो है वो मौके हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आए दिन हम देखते हैं कि लोअर माल पे जो है अगर आप जो है वो लाहौर के अंदर एंटर हो रहे हैं तो मैदान जंग की कैफियत जो है वो आपको दिखाई देती है। आए दिन जो है वो धरने दिखाई देते हैं, कहीं बेचारे नाबीना अफराद का जो है वो धरना देखते हैं आप, कहीं स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर निकले होते हैं, कहीं टीचर जो है वो अपने आप को जो है वो अपने पक्का करवाने के लिए कि जी हमें जो है वो इन्होंने सिर्फ जो है वो उस पर रख लिया है कि जी इतने दिनों के लिए आप जो है वो नौकरी पर हैं और अभी आपको जो है वो प्रॉपर अथॉरिटी लेटर जो है वो नहीं दिया गया। उस हवाले से भी जो है वो PCS इम्तिहान की शर्त जो है वो नामंजूर करने के खिलाफ जो है एहतजाज, असातिज़ा का, एजुकेटर्स को मुस्तकिल ना करने के खिलाफ एहतजाज जो है वो नजर आ रहा है। फिर ये किसानों का जो है वो एहतजाज जो है वो नजर आया कि इन्होंने किसान इत्तेहाद जो है वो सारे जो है वो अब मैदान जंग क्यों बना देते हैं। ये ऐसी कैफियत क्यों होती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई जंग लग जाती है, पुलिस वाले ऐसे लेस हो जाते हैं और वो लोहे की शील्ड्स जो हैं वो साथ लेके जा रहे हैं, डंडे हैं, कि जैसे पता नहीं वो कोई आदि कोई लोग हैं कि जिन्होंने पता नहीं क्या तबाह कर देना है। हालांकि वो एक पूरा मन एहतजाज होता है, लेकिन उनको मुंतशिर करने के लिए, ट्रैफिक को क्लियर करवाने के लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं। स्ट्रैटेजीज कुछ और भी हो सकती हैं, प्लानिंग्स कुछ और भी हो सकती हैं। मियां हबीब साहब जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि सर इतने अरसे का जो है वो आप ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं, सियासती मंजरनामे से जो है वो आपकी आंख वाकिफ़ है, आपका कलम वाकिफ़ है, ये अब तक कोई स्ट्रैटेजी प्लान नहीं हो सकी कि अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो उसको उठाना कैसे और रास्ता क्लियर कैसे करवाना है? बहुत बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका, और ये वाकई सोचने की बात है कि हमें अक्ल नहीं है, हाँ? क्या हमें शौर नहीं, क्या हमारी ट्रेनिंग नहीं है। देखिए ये ज़रा टॉपिक बड़ा ही बहुत अहम है जो आपने छेड़ दिया है ना। एक तो देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है ना, वो एक लावा जो है ना सोसाइटी में पक गया है, और ये अभी शुक्र करे हुकूमत और इंतज़ामिया कि लोग इनफरादी तौर पर जो है ना वो अपने अपने मसाइल लेकर एहतजाज के लिए आते हैं। सही। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या होगा? फिर तो आप समझ लें कि स्टक हो जाएगी हर चीज़, क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा हैं सोसाइटी में, हर बंदा मसाइल का शिकार है। तो वो अपने तौर पर उसको हल करवाने की कोशिश करता है। लेकिन देखें जो हम दुनिया में महज़ब माशरों में देखते हैं ना, वहाँ एहतजाज किस तरह होता है। बिल्कुल सही। वो वहाँ आप बाजू पे एक स्याह पट्टी बांध लेते हैं, सही, तो गवर्नमेंट को उस पे भी इतनी नदामत होती है कि वो जाके पूछते हैं, अच्छा भाई आपको क्या मसला है, क्यों आप ये एहतजाज कर रहे हैं, इतना रोब है कि ये हमारी सोसाइटी में ये लोग क्यों इतने बेजार हो गए हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, और फिर वो उनका मसाइल हल भी होते हैं, उनसे डायलॉग किए जाते हैं और उनको या तो आप उनको मुतमिन कर दें या फिर आप उनका मसला हल कर दें। यहाँ का बाबा आदम नराला है, यहाँ आप उस वक्त तक हुकूमत के कान पर जूं नहीं रींगती जब तक आप ट्रैफिक बंद नहीं कर देते, जब तक आप टायरों को आग नहीं लगा देते, जब तक आप सरकारी अमलाक को नहीं जलाते। हम इतने जो है ना वो ना एहतजाज करने वालों के पास कोई स्ट्रैटेजी है ना उनको अच्छा, रोकने वालों के पास कोई अच्छा, ये बिल्कुल ये भी बात दुरुस्त है। अब देखेंगे दुनिया में हर चीज की काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो हम ये, हमारे सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी बनती है, डंडे कैसे मारने, अच्छा, और हर चीज को हम जो है ना बजोरे ताकत रोकने की कोशिश करते हैं। इस सेंस का इस्तेमाल हम करते ही नहीं है दुनिया में। अब देखें दुनिया में मतरूक हो चुका है तरीका तफ्तीश जो पाकिस्तान में राइज है पुलिस का, कि हम जो है ना छितर मार के लोगों से इकरार जुर्म करवाते हैं। ठीक है, दुनिया में आप इतने सवाल दे देते हैं उनको कि वो खुद ही कहीं ना कहीं फंस जाता है बंदा, वो सवाल से एक्सेस करते हैं। फिर माहिरीन नफ्सियात होते हैं, वो उसको देखते हैं, ट्रीट करते हैं, उससे पूछते हैं अच्छा आपने ये ऐसे किया तो क्या थे। फिर टेक्नोलॉजी की मदद से जो है ना तफ्तीश, यहाँ मैंने कहा ना बाबा आदम इंद्रार, यहाँ हम चित्र पकड़ते हैं, 5 साल लगाए, उसके बाद शुरू हो जाते हैं, हाँ भी ऐसे किया था तूने। तो इसी तरीके से हमारा तरीका वारदात जो है ना, हमने पुलिस को
ये सिखाया ही नहीं कि आपने लोगों से, ये दुनिया में इसके लिए एक खास पुलिस होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर मुजाहिरीन जो है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज करते हैं और वो बाज नहीं आते, हाँ। वो बिफर जाते हैं, तो आपने उनको किस तरह कंट्रोल करना है। तो सही बात उनकी एक ट्रेनिंग होती है। हाँ। अच्छा, वो नफसियाती तौर पर भी फिर उनको मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है बिखेर दिया जाता है, फिर सही। उनको कंट्रोल किया जाता है। यहाँ क्या होता है, एक तरफ मुजाहिरीन खड़े हैं, पूरी जंग की एक सफ बंदी करके खड़े जी, जी। हैं, दूसरी तरफ जो है पुलिस सफ बंदी करके खड़ी है, जी। और ऐसे लगता दुश्मनियां है, चल और रही हैं। ऐसे क्लैश होना, और अभी जो है वो इंडिया पाकिस्तान बन जाता है हाँ सड़क बिल्कुल के ऐसा। ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है कि पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग की जरूरत है, कि एग्जैक्टली इनके साथ कैसे। और दूसरा, हमारी हुकूमतों को भी चाहिए कि देखें ये किसान, इन किसानों की चूंकि बात कर लें, आज ताज़ा यही इशू चल रहा है, ये ताजा तो- भी है, और असातिज़ा हाँ, का जो एजुकेटर्स को मुस्तकिल ना करने के जी, जी। खिलाफ एहतजाज है, ये भी बिल्कुल ताजा वो भी बिल्कुल ताज़ा खबर है जी। तो ये इन्होंने ये पहली दफा इख्तिजाज नहीं किया किसानों ने, मुतद्दद बार ये लाहौर में आके इसी किस्म के फन का मुजाहरा करते कर रहे, चुके हैं, हाँ, ठीक है, करते रहे, उनको आदत लेकिन है। आदत नहीं, उनके हमने मसाइल हल नहीं किए। वही तो ठीक बात है ना कि उनको अगर- पता है कि हमने यहाँ हाँ, बैठना है तो हमारा तो फिर मसला हल तभी होगा। अच्छा, वो आते हैं, हाँ। यहाँ से लॉलीपॉप ले जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, वो फिर बेजार हो जाते हैं, हुकूमत उनसे किए गए वादे पूरे नहीं करती, और वो दोबारा फिर इख्तिजाज। अब देखें कि असल में क्यों इस हद तक इख्तिजाज पे वो उतर आए हैं, उसकी वजह बुनियादी ये है कि ज़राअत, ज़ाहिर है हमारे 70% लोग जो हैं वो ज़राअत से वाबस्ता हैं, सही, तो वहाँ पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा हो गई है, डीएपी खाद की बोरी कितनी की, यूरिया कितनी की, उनके ज़रिए जो अद्वियात हैं वो कितनी महंगी हो गई सही हैं, है। बीज कितना महंगा हो गया है, पानी कितना महंगा हो गया है, ट्यूबवेल से अगर आप लगाते हैं तो, फिर ट्रांसपोर्ट के ज़राए कितने महंगे हो गए कितने हैं, महंगे हो तो गए। इस पे कोई तवज्जो नहीं देता कोई तवज्जो नहीं उनकी। अच्छा, हम कितनी बदकिस्मती है कि हम चीनी भी बाहर से मंगवा रहे हैं, टमाटर भी बाहर से मंगवा रहे हैं, और वो अरबों रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं, अपने किसान को 10 रुपए नहीं देने, बाहर की दुनिया को अरबों रुपए दे देने हमने। अगर यही प्लानिंग के तहत आप, एक तो ज़राअत शुमारी भी होनी चाहिए, आप किसानों को गाइड करें कि इतने रकबे पे आप ये लगाएं, फिर उनको फैसिलिटेट करें। अगर उसमें से जितने पैसे की हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसमें से हम 20-25% भी अपने किसान को दे देना, तो यहाँ हर चीज वाफर मकदार में मौजूद आप है। देखिए, लेकिन ये स्ट्रेटेजी नहीं है हमारी। किसान सड़क पे इस तरह जलील हो रहा हो, उस मुल्क के लोग रोटी कहाँ से खाएंगे? बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान ज़र्री मुल्क कहाँ से है, आएंगी, और ये कहाँ से किसान उस आएंगे? सूबे में इख्तिजाज कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर का सूबा है, जो ज़री सूबा है, और वो उसमें, और हम पूरी दुनिया को जो है बास्केट फूड बनाने की बात कर रहे थे, पंजाब को और पाकिस्तान को, और उसका असर ये हो रहा है कि हम अपने किसान जो है वो बेचारे सड़कों पर रुल रहे हैं। हबीब साहब, मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, आंसू गैस की वो गाड़ी, बख्तरबंद वो गाड़ियां जो खुदा ना खास्ता कोई बहुत खतरनाक किस्म के दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। मैंने जो है वो ये ठोकर न्याज बेग से आगे जो है वो ये मंजर देखा कि अल्लाह माफ करे, मतलब क्या हो गया। और ऐसी खतरनाक किस्म की वो आंसू गैस, उसके अंदर पता नहीं कौन से जो है वो केमिकल्स जो है वो शामिल, कि उसको मुंतशिर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की गई, और फिर रास्ता जो है वो क्लियर करवाया गया, और दर्जनों जितने भी लोग वहां पर दे रहे थे उनको बख्तरबंद गाड़ियों में भर के जो है वो ऐसे ले जाया जा रहा था जैसे कोई भेड़ बकरियां, कोई गायें भैंसे जो है वो अंदर जो है वो आप धक्कम पेल जो है वो शुरू हुई थी। ये क्या इंसानियत है? मतलब ये ट्रेनिंग की प्रॉपर जरूरत है, और इसके स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स की जरूरत है। इंसान है, मतलब इंसान ऐसे लगता नहीं हम अभी इंसान नहीं है, अभी हम जानवर हैं। इंसान बनने में हमें ना एक वक्त लगेगा, शायद अगली 2-3 नस्लों के बाद हम इंसान बन जाए, क्योंकि इंसान बनने के लिए ना बुनियादी चीजें बात दरकार होती है। आप डॉक्टर से एहतजाज करते हैं, लेकिन माशरे के वो वाले तबकात जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, वो भी इतने बेजार हैं कि वो भी अपने मुतालबात, जायज मुतालबात भी वो ना इस तरह सड़कों पे आके मनवाते हैं। तो ये माशरे के लिए एक अलमिया है। ये हम इसको अगर बारीक बीनी से इसका जायजा लें तो ये एक अलमिया है कि क्यों इसकी नौबत क्यों आई है। वही आप वाली बात के डायलॉग करके, मिल बैठ के बात करके जो है वो मसाइल का हल निकाला जा सकता है, कुछ प्लानिंग्स की जा सकती हैं, कुछ हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और लोग हैं जो जिनके अहाते में या जिनकी चीजों में ये तमाम चीजें आती हैं, वो इसकी देखभाल के लिए कुछ प्लानिंग करें। अच्छा, हमारे एक और भी मसला है कि हम जब इनिशियल स्टेज होती है ना उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उस वक्त
मियां। हम उस वक्त जो है उसका नोटिस लेते हैं जब मामला हद से सर से गुजर जाते हैं ना, गुजर जाते उस वक्त हम कहते हैं जो इनसे बात करो, पकड़ो इनको, क्या हो गया। अगर ये जब चले थे, देखिए ना, ये अचानक तो नहीं सारे इकट्ठे हो गए, जब ये जहाँ जहाँ से चले थे वहीं उनसे डायलॉग कर लिए जाते, वहाँ उनको कहा जाता कि आप, और वहाँ एक डिप्टी कमिश्नर ही काफी था उनके लिए, ठीक है, वो उनसे बात करता है, भैया आपको क्या मसला है, मैं आपका मसला हल करवाता हूँ। तो वो उनको यहाँ तक आने की नौबत ही ना आती। तो फिर चले वो यहाँ आ गए हैं, तो फिर हुकूमती वो ओहदेदार जिन पे उनको इतमाद है, जिसकी बात वो जिसकी वो गारंटी समझते हैं कि ये काबिल कबूल है, उनको जाके उनसे डायलॉग करें। क्या हर्ज था अगर चीफ मिनिस्टर वहां चले जाते, या वो उनको बुलवा के चीफ मिनिस्टर खुद उनसे बात कर लेता, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला यहाँ तक पहुंचता। बिल्कुल सही है। आजकल तो सिर्फ जो है वो तबादले हो रहे हैं, तबादला ख्याल नहीं हो रहा, बस प्रॉब्लम जो है वो यही हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो इस टाइम इंतशार का शिकार हैं। काश के तबादला ख्याल भी हो जाए तबादलों के अलावा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अभी तक हुकूमत की जो है ना टीम मुकम्मल नहीं हो पा रही, ठीक, 2.5 साल हो गए हैं। और मेरा ख्याल ये एक्सपेरिमेंट इसी तरह जारी रहेगा। हर रोज हम जो है ना, आप किसी को काम करने तो दें, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उसकी जवाब तलबी करें। और ये नहीं है, ये कोई तरीका नहीं कि आप उसको सजा के तौर पर, या वो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको चेंज कर दें। आप उससे रिजल्ट लें, तो इस तरह से तो काम करवाएं, उसी से तो काम करवाएं। ये करते हैं कि जब जब वो देखते हैं कि अच्छा ये इसके पाँव जमने लगे हैं, उसको जब वो इस काबिल होता है कि वो कोई रिजल्ट दे, उस वक्त उसको फारिग कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको हुकूमत चाहिए एक दफा अच्छी तरह सोच समझ के लोगों की तैनातियां कर लें, बेशक उन पे कुरान से हलफ ले लें कि वो आपके वफादार रहेंगे, उसके बाद फिर जो है कोई उनको 1-2 साल काम करने दें। और जी, और मतलब ये तो हमारे प्रोग्राम के बिल्कुल एंडिंग चल रही है, मैं चाहूंगी कोई एक मशवरा जो आप के कलम के थ्रू, आपकी जुबान के थ्रू जो है वो हमारी आवाम तक जो है पहुंचे, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आवाम की भी है। तो क्या होना चाहिए हमारे माशरे में, जो ये तमाम चीजें हो रही हैं, इसको हम कैसे स्मूथ कर सकते हैं? अच्छा, मैं ना एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। हमारे यहाँ ना तो अवाम रिस्पॉन्सिबल है और ना हुक्मरान रिस्पॉन्सिबल है। हर बंदा ना अपनी जिंदगी एक डंग टपाऊ मंसूबे के तहत गुजार रहा है कि मेरा आज का दिन, हाँ, लोगों की भी मंसूबाबंदी ये होती है कि आज का हमारा दिन कैसे गुजर जाए, और हुक्मरानों की भी मंसूबाबंदी होती है कि हमारा दिन कैसे गुजर जाए। हमें ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, और उसमें शहरी को भी अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देने चाहिए, और हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि देखें इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, चूँकि आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा इसको बेहतर अंदाज से समझती होंगी। सिर्फ अगर 2 हम काम कर लें, अगर हम साफ पानी पीना शुरू कर दें, और हुकूमत भी इस पे फोकस करे कि वो साफ पानी फराहम करे, तो करोड़ों लोग जो हैं वो बीमार होने से बच जाएं। हम जितना बजट अपने हॉस्पिटल्स पे खर्च करते हैं, जितना हम अद्वियात पे खर्च करते हैं, वो उसका अशरे शीर सिर्फ साफ पानी पे लगा देना तो सारा कुछ। और दूसरा अगर हम बतौर शहरी थोड़ी सी सफाई करना शुरू कर दें, अपने आप को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, तो मेरा ख्याल है कि आधी बीमारियां वैसे कम हो जाएं। और फिर है भी सफाई नहीं, सफाई बड़ी बात कि जो हमारा इस्लाम जो है वहां से हमें ये चीज सीखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब आपका, आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह फिर भी आपको जो है वो जहमत देते रहेंगे। नाजरीन, आज बहुत सारे टॉपिक्स को हमने जो है वो इकट्ठा करके कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, तो आज की इस बात का कंक्लूजन